Hello students, welcome to my channel Engineering Education. Please subscribe my channel. Thank you. तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स हैं उसमें एक कन्फाइंड स्पेस में हम एयर को कंप्रेस करके कंप्रेसर वो फिर डिलीवर करता है। और रोटोडायनेमिक मशीन्स के अंदर इसमें जो है हमारे पास फ्लूइड फ्रीली मूव कर रहा होता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, बट विद द फ्लो उसके अंदर जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो अकर होता है। एज ए रिजल्ट फिर उसको एट द डिलीवरी साइड फिर डिलीवर करता है। मुख्तलिफ टाइप्स के ये जो मशीन्स हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। फर्दर जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स हैं इनके दो कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं रिसिप्रोकेटिंग कैटेगरी और रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, और सेकंड जो इसकी कैटेगरी है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन की वो है रोटरी कंप्रेसर्स, जिसमें रिसिप्रोकेटिंग तो आपको पता है कि जिसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है रिसिप्रोकेटिंग। फिर इसके भी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं। ये सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो सकता है, डबल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो सकता है। इसी तरह रोटरी जो कंप्रेसर है इसके भी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं। लाइक हमारे पास वैन टाइप कंप्रेसर हो सकता है, या रूट्स ब्लोअर टाइप जो कंप्रेसर होता है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर एंड एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स। जो रोटोडायनेमिक मशीन्स हैं इनके हमारे पास दो मेजर टाइप्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स और एक्सियल कंप्रेसर्स। ये दो मेन रोटोडायनेमिक मशीन्स के एग्जांपल्स हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है या जो चैप्टर 12 है दैट इज फोकस्ड ऑन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स ओनली। जो रोटोडायनेमिक मशीनरी है या जो रोटोडायनेमिक मशीन्स हैं इनकी डिस्कशन इस बुक के चैप्टर नंबर 11 में फिर उसका जिक्र हम करेंगे, या कोई और बुक अगर हम पैरेलल में यूज़ कर रहे तो मे बी उससे फिर हम ये कवर कर लें रोटोडायनेमिक मशीन्स। नॉर्मली जो रिसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर्स हैं फिर इनमें भी हाई प्रेशर रेशोज़ के लिए और लो मास फ्लो रेट्स के लिए रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स को रिकमेंड किया जाता है, और हाई मास फ्लो रेट्स के लिए लो प्रेशर रेशोज़ के लिए वैन टाइप या रूट्स ब्लोअर कंप्रेसर्स को एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, मतलब प्रेशर हमें डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा चाहिए एयर की, तो उसके लिए हमें रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, सो रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के ऊपर आज का जो डिस्कशन है इसी के ऊपर फोकस्ड है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स, फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में दो किस्म हो गए, रिसिप्रोकेटिंग और रोटरी। रिसिप्रोकेटिंग में आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली इसी के ऊपर है, रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स के ऊपर। सो इसके जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स के दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक जो है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर है जिसका डायग्राम यहाँ पे ये मेंशन है, और एक जो है डबल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जिसका डायग्राम आपको नीचे फिगर बी में नज़र आ रहा है। ये फिगर ए है और ये नीचे फिगर बी। फिगर ए में सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और फिगर बी में दिस इज डबल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दोनों में फ़र्क क्या है जी? एनीवन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग कंप्रेसर। या अगर आपको याद हो तो पावर प्लांट लैब में भी हमने जो जिक्र किया था कि हमारे पास ये जो है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन है। ठीक है, सो व्हाट इज सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग स्टीम इंजन या सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसका क्या मतलब है? कैन यू डबल एक्टिंग जी
पिस्टन के बोथ साइड पे कंबशन होता है सर। जी, एक बंदा बताए। सर डबल एक्टिव में सर दोनों साइड पे कंप्रेशन होता है सर, अच्छा और सिंगल में एक साइड पे होता है। अच्छा, देखें एग्जैक्टली जिस तरह आपने बताया, सिंगल एक्टिंग में एक साइड से सक्शन होके फिर वो कंप्रेस करके डिलीवर करता है, जबकि डबल एक्टिंग में दोनों साइड पे सक्शन और कंप्रेशन और फिर डिलीवरी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सिंगल एक्टिंग है तो यहाँ पे इंडक्शन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंडक्शन ये वाल्व खुला होता है, डिलीवरी वाल्व क्लोज होता है। ठीक है, फिर जब ये सक्शन करता है फिर उसके बाद ये कंप्रेशन करता है। कंप्रेशन के दौरान दोनों वेल्व्स बंद होते हैं। कंप्रेशन के एंड पे जब कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये वाल्व ओपन हो जाता है और यहाँ पे ये डिलीवर करता है रिसीवर को जो एयर कंप्रेस्ड होती है। जो डबल एक्टिंग है उसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे इनटेक होता है एयर की, तो यहाँ पे कंप्रेशन होती है। तो यहाँ पे जब इनटेक ख़त्म होती है यहाँ पे कंप्रेशन ख़त्म हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो कंप्रेस्ड एयर होती है यहाँ पे डिलीवर हो जाती है। फिर जब यहाँ से सक्शन करता है इस एयर, यहाँ पे कंप्रेशन परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये जब कंप्रेस्ड होती है तो यहाँ पे ये डिलीवर करता है। तो दोनों साइड पे सक्शन और डिलीवरी दोनों पॉसिबल हैं। तो ये जो है मल्टीपल टाइम्स जो है सक भी कर रहा होता है और साथ में डिलीवर भी कर रहा होता है। सो दोनों में जो है मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, आई थिंक अब नज़र आएगा। अच्छा जी, this is the PV diagram of reciprocating compressor with no clearance when clearance is neglected. अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस वन फिगर 12.2, दिस इज प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद क्लियरेंस नेग्लेक्टेड। जब हमारे पास क्लियरेंस हम नेग्लेक्ट करते हैं, आपको पता है आईसी इंजन्स के टर्मिनोलॉजीज में भी ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है उसमें हमारे पास स्विफ्ट वॉल्यूम होता है। ठीक है, और साथ में क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम और ये दोनों मिलके हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम बनाता है। तो इसी तरह अगर हम कंप्रेसर्स में इसकी डिस्कशन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल स्टार्ट में वी इग्नोर दिस वॉल्यूम, जो क्लियरेंस वॉल्यूम है इसको हम इग्नोर करते हैं। सो फॉर दैट व्हाट विल बी द डायग्राम, पीवी डायग्राम एंड प्रोसेसेस। सो फॉर दैट ये यहाँ पे शो भी किया गया है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, सो हियर वी हैव नो क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसके लिए जो पीवी डायग्राम है, दिस इज DA-BC। मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में ये कहा। DA इज बेसिकली द इंडक्शन स्ट्रोक, दिस इज द इंडक्शन और सक्शन प्रोसेस। ठीक है, फ्रॉम A to B, this process is
PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। जी कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट? एनीवन? एडियाबेटिक प्रोसेस। ये तो अंडरस्टूड है कि ये कंप्रेशन है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमने जो स्टडी किए हैं जिसमें शामिल है आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसेंट्रोपिक, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक, तो ये कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है? PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है? जी एडियाबेटिक। सर एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं PV पावर गेमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इन की जगह हम गेमा यूज करें तो गेमा दिस विल बी एडियाबेटिक प्रोसेस। n है, n क्या चीज है इसमें? जी एनीवन? स्मॉल n क्या चीज है? पॉलीट्रोपिक एडियाबेटिक इंडेक्स नंबर ऑफ सिलेंडर। This is polytropic index. Small n is polytropic index. ठीक है, जनरली देखें मैंने, if you go back to chapter number 3 तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि हमारे पास जनरली जब हम प्रोसेस को देखते हैं तो वी कंसिडर देम, जनरल जो फार्मूला है वो ये है PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फिर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये जो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स हैं, इसको सपोज पॉलीट्रोपिक इंडेक्स को मैं 1 बनाता हूँ, तो ये जो इक्वेशन है इट विल बिकम PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह बन जाएगा ना कि नहीं? इनकी जगह मैंने 1 पुट किया तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब ये कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अब स्पेसिफिक हो गया, इस फॉर्मेट में ये स्पेसिफिक हो गया क्योंकि हमने इनको स्पेसिफिक बनाया and n is equal to 1. So this is now isothermal process. PV is equal to constant. This is the expression for isothermal process. जब ये आपके पास इस n को मैं गेमा के बराबर करता हूँ, n is equal to gamma and replace n by gamma for this. So this process is now adiabatic process. ठीक है, इसी तरह अगर कोई और इनकी वैल्यू कोई फॉर एग्जांपल 1 से ये लेके 3 तक वेरी करती है कंप्रेसर स्टडीज में, तो फॉर एग्जांपल इसकी 1.3 वैल्यू है या कोई 1.25 वैल्यू है, ठीक है, तो फॉर दैट वी कैन से दैट द प्रोसेस इज पॉलीट्रोपिक, ठीक है, नॉट आइसोथर्मल, नॉट एडियाबेटिक, ठीक है। सो दिस फ्रॉम ए टू बी इज द पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन, जनरल जो प्रोसेस हैं। अब ये इसकी हम बात करेंगे कि ये कौन सा स्पेसिफिक कौन सा कंप्रेशन है, लेकिन जनरली वी कंसिडर इट दैट दिस इज पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन एंड B to C is this is the suction and this is the delivery side. So B to C is the delivery process at temperature T2. This is the suction at temperature T1 and this is the delivery at temperature T2. ठीक है, अब इसकी जो we are interested to formulate the expression for work done for this डायग्राम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हमने बात की थी कि जो एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज बेसिकली द वर्क डन, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये हमारे पास वर्क डन को शो कर रहा है, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। तो हमारे पास जो एरिया बन रहा है इसके अंदर वो यही एरिया बन रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम DABCD। ये एक, अगर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो ये एरिया हमारे पास, दिस इज द वर्क डन, ये वाला एरिया। तो ये एरिया हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं?
For this we will use again simple formulation है. For that we will need some previous knowledge जो chapter 3 में हम इसके expressions पढ़ चुके हैं. For example polytropic area of process है, rectangle उसके plus लिए area of triangle कर लेंगे सर. जी area of rectangle plus area of triangle सर. हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें जो polytropic साइड है वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा. जो polytropic प्रोसेस है उसके लिए फिर जो एक्सप्रेशन है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, राइट. इसका कलर मैं चेंज करता हूँ. चले इसका हैं, फिर नज़र नहीं आएगा. लेट मी चेक. चले नज़र आ रहा है. ठीक है. सो इसमें अगर आप चेक करें एरिया ABCD जो मैंने हाईलाइट किया अभी आपको, एरिया ABEF, एरिया ABEF देख लेते हैं कौन सा एरिया है. रेक्टेंगल. ABEF रेक्टेंगल है. वेट यस सर. वेट बहुत स्लो हो गया यार. ये है आपके पास ABEF रेक्टेंगल नहीं है. ये देखें A ये है, B और E ये है, F ये वाला एरिया इसकी बात हो रही है. दिस इज द एरिया जो इसके जो पोलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए एरिया है. ये वो एरिया है ABEF प्लस BC0E. ये जो दूसरा इसके साथ प्लस है तो ये वाला एरिया है. ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये yes, पूरा जी. ठीक है. अब इससे ये वाला एरिया निकालना है क्योंकि इसकी इसमें कोई मुदाखलत नहीं है. वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ABCD. ये वाला जो नीचे रेक्टेंगल है ये हमने निकालना होगा. तो इसका जो एरिया है वो क्या है, -AD0F. AD ये है. ठीक है, AD0F. तो ये एरिया निकाल के आपके पास ये जो ब्लू शेडेड हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एरिया ABCD रह जाएगा. तो इसके लिए जो फर्स्ट वन है ABEF, इसका जो एरिया है एक्सप्रेशन है ऑलरेडी चैप्टर 3 में ये डिराइव्ड है इसका एक्सप्रेशन. और वो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ. बहुत टाइम ले रहा है यार. ठीक है, वो ये है P2 VB माइनस P1 VA बाय n-1. और जो रेक्टेंगल आपके पास बन रहा है बड़ा सा उसके लिए है P2 प्रेशर ऊपर है. ठीक है, और VB ये कुछ इस तरह. तो इसका जो लेंथ है या हाइट वो P2 है और इसका विड्थ जो है वो VB है. ठीक है. इसी तरह P1 VA ये जो नीचे छोटा रेक्टेंगल बन रहा है उसका प्रेशर P1 है. ठीक है, P1 यहाँ तक 0 to P1. इसी तरह इसका जो लेंथ है तो वो VA है. ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई P1 VA और P2 VB है कि नहीं. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं. हम इसकी बात कर रहे थे. ये जो एरिया है BC0E तो ये P2 प्रेशर है यहाँ पे. तो इट इज फ्रॉम 0 टू P2. तो 0 टू P2 क्या चीज है, 0 टू P2 है. ठीक है, क्योंकि P2 माइनस 0 P2 ही आता है ना. इसी तरह इसका जो विड्थ है वो VB है. VB का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है B पॉइंट से रिस्पेक्टिव, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. दिस इज द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम VB. ठीक है,
और इसी तरह जो दूसरा छोटा रेक्टेंगल है जिसकी मैं बात कर रहा 0 to P1, इसका जो विड्थ है वो P1 है और इसका लेंथ VA है। तो ये VA पॉइंट तक ये वॉल्यूम एक्सपेंड कर चुका है फ्रॉम 0, तो इसका जो लेंथ है दैट इज VA, ठीक है। और बाकी इसका तो क्लियर है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो वर्क डन ऑलरेडी चैप्टर 3 में डेराइव्ड हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम किस तरह इसको एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली उसी में ये फॉर्मुलेशन की गई है, ठीक है। अच्छा जी, सो सिंप्लीफाइंग दीज एक्सप्रेशन, आपके पास ये P2VB माइनस P1VA ये आप कॉमन करें, ठीक है। ये भी P2VB है और माइनस P1VA और ये भी P2VB माइनस P1VA है, ठीक है। तो इसको आप कॉमन करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप जब सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट दिस थिंग। फिर उसके बाद ये स्टेप, ठीक है, एलसीएम ले लिया n-1 और फाइनली ये n-1 को आप इधर निकाल दें, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा n/n-1 P2VB माइनस P1VA। इसी तरह वी नो दैट फ्रॉम फॉर दिस स्टडी वी हैव एज्यूम दैट द एयर इज अ परफेक्ट गैस। तो इसके लिए हम जो चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक वो हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू MRT, ये एक्सप्रेशन था ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस, where P is the pressure, V is the volume and M is the mass, R क्या चीज है जी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या चीज? गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट है एंड इसको कहते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और पर्टिकुलर गैस कांस्टेंट, ठीक है। और हर गैस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एयर इसकी वैल्यू जो है R फॉर एयर इज 287 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका जो यूनिट है वो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है, ठीक है। और उसके लिए जो एक और R है दैट इज R बार, उसको कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट और वो बराबर होता है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। तो इसका जो यूनिट है या वैल्यू जो है इसका वो है 8.134 किलो जाउल पर किलो मोल पर केल्विन। इसके सिंपल R और इस R बार के यूनिट्स में थोड़ा सा फर्क है। इसके यूनिट्स हैं किलो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन या जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसके यूनिट्स हैं किलो जाउल पर किलो मोल पर केल्विन या जाउल पर किलो मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको इस वजह से कहते हैं कि हर गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है, जबकि इसकी वैल्यू वो वेरी करती है फ्रॉम गैस टू गैस। अब एयर के लिए इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है दैट इज 287 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो अक्सर कैलकुलेशंस में आप देखेंगे कि डायरेक्टली 287 लिखा होता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से आया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। ओके, सो नाउ we are going to relate that specific gas constant or this characteristic equation of state for the perfect gas and use them in this expression. So for that P1VA is MRT1, let's suppose, and P2VB is represented by MRT2, where M is the mass induced and delivered per cycle. दोनों mass delivered या mass induced दोनों के लिए m जो है एक में इंड्यूस्ड है इस केस में, ठीक है, और दिस इज द डिलीवर्ड मास। दोनों में फर्क है, दोनों m's में। सो
वर्क इनपुट पर साइकिल विल बी, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं n ओवर n माइनस वन इंटू, इसको रिप्लेस किया गया P2VB माइनस P1VA को MR T2 माइनस T1 से। दिस इज द वर्क इनपुट पर साइकिल। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मुझे वर्क नहीं चाहिए, मुझे पावर इनपुट पर साइकिल चाहिए। सो व्हाट विल आई डू, क्या करूंगा? I will Mass take flow rate multiplied. the rate of these quantities. For example, work per unit time, and इस दोनों साइड को मैं t पे डिवाइड कर दूंगा, तो जब मैं इसका रेट निकालता हूं तो इट विल बिकम पावर इनपुट। ठीक है, एंड इसका जो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। मास जो है सिंपल मास, वो मास फ्लो रेट बन जाएगा m/t से। m/t इज नथिंग बट मास फ्लो रेट। ठीक है, तो ये m डॉट बन जाएगा, m डॉट। अब ये मास फ्लो रेट बन गया। जब पावर की बात आती है तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा n/n-1 इंटू m डॉट r T2 माइनस T1। ठीक है, अच्छा जी, अब बाज़ औक़ात हमें T1 गिवन होता है, प्रॉब्लम्स के अंदर T2 मिसिंग होता है। सो T2 इज बेसिकली द डिलीवरी टेम्परेचर। सो T2 को फाइंड करने के लिए हम अगेन एक छोटा सा एक्सप्रेशन है विच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द गैस टरबाइन स्टडीज चैप्टर नंबर 9, उसमें भी हम ये एक्सप्रेशन बार बार यूज कर चुके हैं। सो फॉर डिलीवरी टेम्परेचर उसको फाइंड करने के लिए वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, जिसमें टेम्परेचर रेशो और जो प्रेशर रेशो हैं आपस में लिंक्ड हैं। T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 पावर n-1 ओवर n। तो अगर हमें बाकी P2, P1, T1 नोन है और T2 फाइंड करना चाहते हैं तो वी कैन रीअरेंज दिस एंड कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, for understanding these expression to apply for a problem, example 12.1 is here। 12.1 में इसको अप्लाई किया गया है। a single stage, थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों की जो जी सर द फार्मूला ची बमू यूज कवला का ना सर टरबाइन की जी सर दा खूब आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर मु यस, ये जनरल फार्मूला है ना। इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसको आइसेंट्रोपिक के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा T2 इज इक्वल टू P2/P1 पावर गेमा माइनस 1/गेमा। दिस इज द जनरल फार्मूला, ये जनरल है हर प्रोसेस के लिए। फिर आप इसको इक्वेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, बट दिस इज द जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, उसमें फिर गेमा की वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल यही फर्क है। ठीक है, यस सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, सो नाउ कमिंग टू एग्जांपल 12.1। सो अ सिंगल स्टेज reciprocating compressor takes 1 cubic meter of air per minute at 1.013 bar and 15 degrees centigrade and delivers it at 7 bar. Assuming that the law of compression is PV power 1.35 is equal to constant and that clearance is negligible। जिस तरह यहाँ पे भी clearance को हमने इग्नोर किया था, यहाँ पे भी इग्नोर्ड है। Calculate the indicated power। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, जो पावर इनपुट है या वर्क इनपुट है, दिस इज एक्चुअली द इंडिकेटेड पावर, और इसका हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। इफ यू रिमेंबर पावर प्लांट लैब में भी, जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग द स्टीम इंजन, जब हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड कर रहे थे और साथ में एक और चीज़ जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी हमने इंडिकेटेड पावर किस तरह फाइंड करते हैं। जो हमारे पास जो पिस्टन जो पीवी डायग्राम से हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड वर्क, और इसका रेट लेके दैट बिकम्स इंडिकेटेड पावर। तो वर्क इनपुट या इंडिकेटेड वर्क या पावर इनपुट या इंडिकेटेड पावर,
ये अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशन वही सेम रहता है, सिर्फ इस प्रॉब्लम में हमने इंडिकेटेड पावर को फाइंड करना है। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि लुकिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस प्रॉब्लम, कौन सा एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर। जी, सबसे पहले देखिए, जब आपको हमेशा 7 स्टेप्स में मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आई थिंक बताया था, या हम जब थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड या पावर प्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमने 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सट्रैक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन डेटा, देन यू विल स्केच अ प्रॉपर डायग्राम इफ नीडेड, ठीक है। एक क्लियर स्केच बनाएं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या चीज़ के किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आल्सो ड्रा द PVRTs डायग्राम रफली के किस तरह प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यू हैव टू जो चीज़ें फाइंड करनी होती है उसकी जिक्र करें, या जो एजम्पशंस आपके हैं उसी को आप मेंशन करें, एजम्पशंस की बात करें कि ये एजम्पशंस है। फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में इनकी वैल्यू गिवन है 1.35, अगर नहीं गिवन तो उसमें आप लिख सकते हैं कि गेमा इज दिस। अब इसमें आर की वैल्यू नहीं गिवन तो आप एजम्पशंस में लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ आर इज 287। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ की है, डायरेक्टली देखें 287। प्रॉब्लम में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ एयर का जिक्र है कि एयर जो है इसमें ये एयर कंप्रेसर है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। अच्छा जी, एक और इंफॉर्मेशन भी इसमें गिवन है, दिस इज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इसका क्या मतलब है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का क्या मतलब है? सिर्फ एक साइड पे कंप्रेशन होता है सर। जी, अभी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, चैप्टर 9 में भी इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। जी देखिए, पहले हम एक कंप्रेसर को यूज़ करते थे, फिर उसके बाद हम 2 कंप्रेसर लगाते थे, बीच में इंटरकूलर इंस्टॉल करते थे। एग्जैक्टली वही चीज़ है चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 थोड़ा सा आप रिकॉल करें, उसमें सिंगल स्टेज में सिर्फ एक ही कंप्रेसर को हम यूज़ करते थे, ठीक है। वो कंप्रेशन परफॉर्म करता था हमारे लिए, ठीक है। 2 स्टेज, 3 स्टेज, या जब एक से ज़्यादा स्टेजेस बन जाते हैं तो उसको फिर कहते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन। मल्टी स्टेज कंप्रेशन, या ना सिर्फ कंप्रेशन बल्कि हम मल्टी स्टेज एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। और एक्सपेंशन के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो कौन सा डिवाइस होता है जी, एनीवन? टरबाइन। टरबाइन, बिल्कुल, एग्जैक्टली, गुड। इसी तरह एक और डिवाइस भी है, एक्सपेंशन डिवाइस, नोजल्स हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट इंजन्स में जो जेट इंजन होता है उसमें थ्रू नोजल्स जो हैं हम एक्सपेंशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज का कंसेप्ट है, ये चैप्टर नंबर 9 एग्जैक्टली ये वही कंसेप्ट है, ठीक है। कोई इसमें और वहाँ पे भी जो कंप्रेसर्स जब हम बात कर रहे थे, देखें जब हम वहाँ पे भी बात कर रहे थे चैप्टर 9 में कंप्रेसर्स के हवाले से कि ये कंप्रेसर है और ये कंबशन चैम्बर है, तो वहाँ पे हमने डिटेल के बारे में नहीं देखा कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ है या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगा हुआ है या कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है। हमने टाइप की बात नहीं की है वहाँ पे, ठीक है। जनरली बात की थी कि ये कंप्रेसर है, ये टरबाइन हो गया, ये कंबशन चैम्बर हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल जब उसकी तरफ आप जाते हैं तो ये डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा कि कौन से कंप्रेसर्स वहाँ पे रिकमेंड करने चाहिए गैस टरबाइंस के लिए। देखिए, मुख्तलिफ कंप्रेसर्स मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम ये कंप्रेसर जो है एक एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसका जो वर्क है वो हम फिर देखते हैं, ठीक है। सो
To find the indicated power for this problem, first of all you will write the given data. यहाँ पे डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्टेड है ना, तो और जो रिस्पेक्टिव स्केच हैं वो आप बनाएंगे, पीवी डायग्राम बनाएं। इसी तरह फाइनली जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आई विल स्ट्रेट गो टू द जो इंडिकेटेड पावर है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इंडिकेटेड पावर के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज n ओवर n-1 m डॉट r, एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं t2 माइनस t1। अब t1 हमें पता है, r की वैल्यू है 287, सिर्फ अननोन इस केस में t2 है, ठीक है, डिलीवरी टेम्परेचर इसमें नहीं गिवन, और इसी तरह मास फ्लो रेट भी अननोन है, ठीक है। सो फॉर दैट मास फ्लो रेट आप फाइंड करें, ठीक है, और साथ में जो डिलीवरी टेम्परेचर है उसको फाइंड करें। तो फिर इस फार्मूले के अंदर फिर आप ये वैल्यूज फिट करें, यू विल फाइंड द इंडिकेटेड पावर। सो मास फ्लो रेट इज P1 V1 R T1, एग्जैक्टली वही। अब ये V1 जो है, दिस इज नॉट सिंपल V1, ठीक है, दिस इज V डॉट। जब ये आप मास फ्लो रेट बनाते हैं तो आपके पास ये भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे यू विल यूज दिस 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट। सो 1 क्यूबिक मीटर पर मिनट, यूनिट इसका क्या होगा, सिर्फ क्यूबिक मीटर नहीं है, क्यूबिक मीटर पर मिनट। इसी तरह ये बार में है, बार को जो है पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, 287 एंड 288 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर 15 डिग्री सी है तो 273 आप ऐड करें, 288 बन जाएगा। सो जो आपके पास रिजल्ट भी आ रहा है वो पर मिनट में आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। क्या करेंगे, सिंपल इसको 60 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये किलोग्राम पर सेकंड में फिर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह T2 फाइंड करने के लिए आपके पास T1 288 है, P2 इज 7 बार, डिलीवरी प्रेशर इज 7 बार एंड P1 इज 1.013 बार, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट द डिलीवरी टेम्परेचर दैट इज 475.4 केल्विन, ठीक है। सो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन, इसमें पुट करें तो आपके पास ये इन की वैल्यू है 1.35, m डॉट इज 1.226, r की वैल्यू 287 है, ये हमने फाइंड किया, T1 इज 288, ये 2000 पे इसलिए डिवाइड किया गया है कि आपके पास आंसर जो है किलोवाट में आया है, ठीक है। इसी तरह n-1 और 60 पे भी इस वजह से डिवाइडेड है कि आपके पास जो मास फ्लो रेट है वो किलोग्राम पर मिनट में है, और जो वाट है उसका यूनिट अगर आप देखें, वाट इज नथिंग बट जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर मिनट नहीं है, जूल पर सेकंड है। वाट का जो वाट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकंड, नॉट जूल पर मिनट, ठीक है। तो इस वजह से ये 60 पे भी डिवाइडेड है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अब ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम 12.1। अब मज़ीद इसमें कुछ काम है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर भी डिस्कशन की थी कि जो शाफ्ट पावर होता है दैट इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, और द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज गिवन बाय जो कंप्रेसर की मैकेनिकल एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू इंडिकेटेड। जी, शाफ्ट पावर तो सर माइनस नहीं, माइनस फ्रिक्शन पावर नहीं है सर, ये प्लस लिखा है। देखें इंडिकेट पावर प्लस, नहीं, वो आईसी इंजन के टर्मिनोलॉजीज में इस तरह था। देखें मैंने इंजन और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, कंप्रेसर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। आईसी इंजन्स के लिए हम बात करते थे कि इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर, ठीक है, प्लस फ्रिक्शन पावर, हम इस तरह लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्रेसर की स्टडीज़ में हमारे पास शाफ्ट पावर जो है वो बराबर होता है इसमें थोड़ा सा रिसिप्रोकल है
कंप्रेसर्स के स्टडीज़ के लिए। वहाँ पे जो इंडिकेटेड पावर था इसका ये तकरीबन शाफ्ट पावर बन जाता है, और जो शाफ्ट पावर है वो इंडिकेटेड बन जाता है, फ्रिक्शन पावर वही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज भी अभी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्यों आता है। द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जब आप फाइंड करते हैं तो दैट बिकम्स द इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर। देखिए ये मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल, जब when we were finding the isentropic efficiency of the compressor, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के टरबाइन के लिए भी हम फाइंड करते थे और कंप्रेसर के लिए भी हम फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल दिस इज 122 एंड दिस इज 122 जो प्रोसेस है, दिस इज आइसेंट्रोपिक एंड दिस इज द इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो इसमें हम जब आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर डिफाइन करते थे तो उसमें हम कहते थे कि दिस इज नथिंग बट द आइडियल वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क। अब इसमें एक्चुअली हमें ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आइडियली वो कम शो कर रहा होता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि किस तरह आइडियल वर्क, तो कंप्रेसर के स्टडीज़ में देखें, अब टरबाइन साइड पे जाते हैं तो आपके पास एक्चुअल डिवाइड बाय आइडियल वर्क बन जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कंप्रेसर के लिए यहाँ पे जो आइडियल वर्क है वो कम होगा, इंडिकेटेड पावर, दैट इज इंडिकेटेड पावर, और शाफ्ट पावर एक्चुअली जो रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा होगा। तो ये शाफ्ट पावर का जो कंसेप्ट है, तो शाफ्ट पावर इन द स्टडीज ऑफ कंप्रेसर वो हमेशा ज़्यादा होता है इंडिकेटेड पावर से। ठीक है, समझ आ रही है जी? क्या यस सर, समझ आ रही यस है? सर। अच्छा जी, इसी तरह जो एफिशिएंसी ऑफ मोटर है, देखें जाहिर बात है जब आप कंप्रेसर को चलाएंगे तो उसके लिए आप कोई ना कोई सोर्स तो यूज़ करेंगे ना, उसको आप चलाएंगे थोड़ा सा उसको ड्राइव पे। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर जो, तो वो हो उसका मोटर का या जनरेटर आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने बात की थी। सो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज इक्वल टू दैट इज शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इसका जो एक्चुअली पावर रिक्वायर होता है, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, दैट इज इक्वल टू शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ये मोटर का जो इनपुट है वो डिफरेंट है, इसका आउटपुट शाफ्ट पावर है मोटर का, इसका इनपुट कंप्रेसर का वो शाफ्ट पावर है। ठीक है, इंडिकेटेड पावर वो क्या है, उसका आउटपुट है एक किस्म का। ठीक है, अगर आप डिटेल में इसको देखते हैं तो मोटर के लिए इनपुट पावर क्या है जी, कोई एनीवन? जी सर इलेक्ट्रिसिटी होगी सर। इलेक्ट्रिसिटी होगी, गुड। शाफ्ट पावर उसका जो है यहाँ पे मेंशन है कि आउटपुट नहीं, होगा। इसमें मेंशन है कि नहीं, वेट लेट मी चेक, इसमें गिवन है कि नहीं। अच्छा, इसमें फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो समझ आ रही है मोटर और कंप्रेसर की जो एफिशिएंसी है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल 12.2 भी इसी के लिए सॉल्व है। थोड़ा सा पोर्शन 12.1 का यूज़ करना है। एग्जांपल 12.1 वही कंप्रेसर है, टू बी ड्रिवन एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, जो n है कंप्रेसर स्पीड वो गिवन है, एंड इज अ सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर मशीन। Calculate the cylinder bore required, assuming a stroke to bore ratio of 1.5/1। जो इसमें सिलेंडर यूज हो रहा है कंप्रेसर में, उसका बोर फाइंड करना है। ठीक है, while stroke to bore ratio is 1.5, stroke to bore ratio हमारे पास 1.5/1 है। Calculate the power of the motor, power of the motor हमने फाइंड करना है, and required to drive the compressor if the mechanical efficiency of the compressor is 85%, इसके लिए हमें given है 85%, and that of the motor transmission is 90%।
ये मोटर की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ 90%, ठीक है। तो हमने ये पावर ऑफ द मोटर ये फाइंड करना है, ठीक है। सो और बोर भी फाइंड करना है। सो फॉर देट आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है 1 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करें वॉल्यूम में, तो उससे आप आसानी से जो बोर है, बोर साइज, उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम आप किस तरह निकालेंगे, जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को आप इन पे डिवाइड करें, ठीक है। तो इसके यूनिट्स जो हैं वो क्यूबिक मीटर पर मिनट हैं, और जब आप इसको डिवाइड करते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट से या साइकिल पर मिनट से, ठीक है, रिवोल्यूशन एंड साइकिल इज सेम थिंग। सो पर मिनट आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो यूनिट आएगा दैट इज क्यूबिक मीटर पर साइकिल, ठीक है। तो ये 1 जो है आपके पास 1 क्यूबिक मीटर पर मिनट, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, विच इज इंड्यूस्ड इन द कंप्रेसर। तो ये जब हमने फाइंड किया, दिस इज बेसिकली नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो हमारे पास बराबर होता है π/4 इसका बोर जो है और इसका स्ट्रोक, बोर बी स्क्वेयर इंटू एस, ठीक है, जो डाया है या उसको कहते हैं बोर, ठीक है। हमेशा मैं जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो बोर के लिए डायरेक्टली बी यूज़ करूँगा और स्ट्रोक के लिए एस यूज़ करूँगा। यहाँ पे अगरचे इन्होंने डी एल यूज़ किया हुआ है, तो बोर के लिए बी और स्ट्रोक के लिए एस, तो ये मेरे ख्याल में ठीक है नोटेशन। तो इसकी जगह 1.5 बी, क्योंकि इस बाई बी जो है वो 1.5 के बराबर है, तो इस विल बी इक्वल टू 1.5 बी, जिस तरह इन्होंने डी लिखा है 1.5 डी, ठीक है। तो इसको क्यूबिक, ये डी क्यूब बन जाएगा या बी क्यूब बन जाएगा, दिस डी इज बेसिकली द बोर। तो बोर यहाँ से फाइंड हो जाएगा 141.4 मिलीमीटर। इसी तरह इन्होंने सिर्फ बोर मांगा है। अगर आप स्ट्रोक फाइंड करना चाहते हैं तो अगेन स्ट्रोक इज नथिंग बट 1.5 टाइम्स ऑफ द बोर एंड दैट इज 141.4। अगर आप स्ट्रोक फाइंड करना चाहते हैं तो दिस विल बी द स्ट्रोक ऑफ दिस कंप्रेसर, ठीक है। इसी तरह पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं जी, अगेन फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर बाय शाफ्ट पावर, इसको आप यूज करें। इंडिकेटेड पावर हमारे पास कितना है 4.238 फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम, और मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो है 0.85। तो आपके पास पावर इनपुट नहीं है बट दिस इज द शाफ्ट पावर, ठीक है, शाफ्ट पावर। तो आपके पास ये फाइंड हो जाएगा 4.99 किलोवाट। मज़ीद जब मोटर पावर हम फाइंड करना चाहते हैं तो अगेन इन दैट केस शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय 0.9 विच इज़ द मोटर एफिशिएंसी, उससे आप डिवाइड करें, यू विल गेट द मोटर पावर 5.54 किलोवाट। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन, छोटे छोटे एक्सप्रेशन हैं लेकिन काम के एक्सप्रेशन हैं, इनको हम यूज़ करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अदर फॉर्म्स हैं, इंडिकेटेड पावर के अदर फॉर्म्स हैं, इसको हमने मुख्तलिफ और टर्म्स के साथ एसोसिएट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर रेशो के साथ हम रिलेट करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि n/n-1 m डॉट r T2 माइनस T1, इसमें से आप जो है T1 पे इसको डिवाइड करें या T1 इसमें से कॉमन करें, T1 इंटू T2 बाई T1 माइनस 1, ये इस तरह बन जाएगा। फिर मज़ीद हमारे पास ये इसके बराबर है, ठीक है। सो रिप्लेसिंग दिस T2 बाई T1 बाई P2 बाई P1 बाई पावर n-1 बाई n, ठीक है। इसी तरह m डॉट r T1 को मैं रिप्लेस करता हूँ P1 V डॉट से, तो आई कैन डू दैट। तो ये एक्सप्रेशन V बाज़ औक़ात हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला V हम यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ
प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए फिर हम ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह द कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क, मिनिमम वर्क के लिए क्या कंडीशन है। सो डायरेक्टली मैं आता हूँ यहाँ पे, ये जो पीवी डायग्राम है इसको अगर आप देखें, सो दिस इज़ दीज आर द प्रोसेसेस। ये जो मुख्तलिफ मैंने आपको बताया था कि ये कंप्रेशन अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये कौन सा कंप्रेशन है। तो हम देखते हैं कि मिनिमम जो वर्क रिक्वायर्ड है कंप्रेशन के लिए कौन से प्रोसेस में वो पॉसिबल है। तो इस डायग्राम को देख के कैन यू गेस, डायग्राम से अंदाज़ा लगाए, अगर चाहिए हम फिर बाद में क्वांटिफाई भी करेंगे कि कौन सा वर्क इनपुट जो है सबसे कम होगा। जी, कैन यू गेस फ्रॉम दिस डायग्राम जिसका एरिया सबसे कम होगा। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, वेरी नाइस। PV is equal to constant is for isothermal, while PV power n is for polytropic, and PV power gamma is equal to constant for asymptotic or adiabatic, ठीक है। तो वही तरीक़ाकार है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया AB1 जो हाईलाइट किया गया है AB1CD, इस एरिया को हम अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द मिनिमम वर्क। तो इसको जब मैं फाइंड करता हूँ उसके लिए अगेन वही तरीक़ाकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक AB1EF, ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये एरिया पूरा मैं फाइंड करूँगा। फिर उसके बाद जो है ये वाला जो रेक्टेंगल एरिया है इसके साथ सम अप करूँगा B1C0E, और उससे ये छोटा रेक्टेंगल माइनस करूँगा एरिया AD0F, ठीक है। ये छोटा रेक्टेंगल इसमें से निकाल के हमारे पास ये एरिया बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ फॉर AB1EF, ये जो एरिया है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगेन फ्रॉम चैप्टर 3 इक्वेशन 3.9, उसमें अगर आप देखें तो ऑलरेडी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड किया गया है, और वो हमारे पास आ रहा है P2VB1 नेचुरल लॉग ऑफ P2/P1, ठीक है। बाकी दोनों के लिए आसान है, ये आपको इक्वेशन 3.9 चैप्टर 3 से मिलेगा, इसके लिए जो वर्क डन है, ठीक है, कि ये एरिया किस तरह कैलकुलेटेड है। इसी तरह जो दूसरा B1C0E है वो आपके पास बराबर है P2VB1 के, ये लिखा गया है यहाँ पे P2VB1, और एरिया AD0F जो ये छोटा रेक्टेंगल है नीचे ये वाला, दिस इज P1 into VA, P1 into VA, just like previous case। तो फर्दर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है कि P1VA will be equal to P2VB1, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, हम कहते हैं कि PV is equal to constant। तो इनिशियली अगर स्टेट 1 है P1VA है और स्टेट 2 है P2VB1 है, तो ये आपस में बराबर होंगे। So for this we can write it like this, that indicated power is equal to P2, ठीक है। ये जब आपस में सेम हो गए, ठीक है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपस में ना, कि नहीं। P2VB1 is equal to P1VA, जब ये सिचुएशन बन गया तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कि नहीं। यस सर, कैंसिल कर दिया। तो आपके पास P2VB1 नेचुरल लॉग P2/P1 रह गया, या P1V1 इंटू नेचुरल लॉग P2/P1, या P1VA को मैं रिप्लेस करता हूँ MRT से, तो आई कैन डू दैट MRT नेचुरल लॉग P2/P1, या दिस इज द इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल। अगर मैं इंडिकेटेड पावर की बात करता हूँ तो दिस विल बी देन m dot r t natural log P2/P1, ठीक है। सो दिस इज द इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल, सिर्फ m। अगर मैं इंडिकेटेड पावर की बात करता हूँ पर साइकिल, तो उसके लिए फिर ये आइसोथर्मल पावर जो है वो बराबर होगा m dot r t in natural log P2/P1। इसी तरह आइसोथर्मल इफिशिएंसी क्या चीज़ है, तो ये मिनिमम अगर आप सर जी बताएं।
Sir, the condition mamunga sang work sir like us isothermal chide chimunga minimum work da munga obtain ko yada sir the condition mung sang hai to apply kavita. देखें आपके पास ये जो डायग्राम है पीवी डायग्राम ये वाला, ठीक है, इस केस में ये जहन में याद रखे कि दिस इज फॉर द कंप्रेसर विद नो क्लियरेंस, ठीक है, ये जहन में रखे। दूसरी बात ये है कि एजम्पशंस यही है कि द कंप्रेसर हैज़ नो क्लियरेंस वॉल्यूम। सेकंड एजम्पशन इज दिस दैट T1 हैपन्स एट कांस्टेंट, जो सक्शन है इट हैपन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा क्या एजम्पशन है दैट द डिलीवरी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं, इन एजम्पशंस के बेस पे फिर आपके पास ये जो करो आ रहा है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट या PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का जो करो है ये अंडरस्टूड है कि आपके पास ये थोड़ा सा स्टीप होता है। फिर जो PV पावर n वाला करो है, n की वैल्यू मैंने जिस तरह बात की कि ये वेरी करती है 1.2 से 1.3 तक ज़्यादातर, तो उस रेंज में ये आपके पास ये तकरीबन मिड में आता है। गेमा की वैल्यू अगर आपने देखा हो एयर के लिए 1.4 वैल्यू है, तो जितना इन की वैल्यू इंक्रीज होती है इसकी ये जो स्टीपनेस है इस करो की वो ज़्यादा होती जा रही है। तो इस वजह से मज़ीद हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एरिया अंडर द करो ऑन द PV डायग्राम होता है दैट इज़ एक्चुअली द इंडिकेटेड वर्क ऑफ द कंप्रेसर या कंप्रेसर वर्क इनपुट होता है। तो लुकिंग टू दिस डायग्राम यू कैन इजीली जज कि आपके पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस के जो कंप्रेशन है उसके रिजल्ट के उस एज ए रिजल्ट उससे जो वर्क डन आता है वो कम है। डायरेक्टली आप गेस कर सकते हैं। If you are interested to find the work done and you want to quantify these values कि मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई आइसोथर्मल पावर कम है, तो उसके लिए आपने सारे प्रोसेसेस के लिए सेम कंडीशंस के ऊपर वो वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यस दीज आर द वैल्यूज़ विच हैव द डिफरेंस, जिसमें से सबसे कम जो है वो आइसोथर्मल है, उसके बाद जो है आपके पास पॉलीट्रोपिक है, और उसके बाद जो है आपके पास आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक प्रोसेस का वो पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है सर, मतलब PV होगा सर कांस्टेंट में, मतलब द n द चेंज की, हाँ इनकी वैल्यू वेरी हो रही है। ठीक है, इनकी अब आइसोथर्मल में इनकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके लिए इनकी वैल्यू जो है वो पॉलीट्रोपिक है ना जनरल, तो 1 से ज़्यादा है और 1.4 से कम है, तो इन बिटवीन होगा। ठीक है, अब इसका 1.4 है तो ये सबसे ज़्यादा स्टीप है, इस तरह स्लोप सबसे ज़्यादा है इसका, आप देख रहे हैं ना। अच्छा जी, यस सर। आइसोथर्मल इफिशिएंसी क्या चीज़ है? सो व्हेन वी टेक द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल वर्क टू इंडिकेटेड वर्क, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल इफिशिएंसी। या इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोथर्मल पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। तो एज ए रिजल्ट जो हमारे पास इफिशिएंसी आएगी दैट विल बी द आइसोथर्मल इफिशिएंसी ऑन द इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, सो using the data of example 12.1 calculate the isothermal efficiency of the compressor। जो example 12.1 में हमें डेटा गिवन है उसी बेस पे हमने isothermal efficiency अगर कंप्रेसर की फाइंड करनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द isothermal पावर। isothermal पावर का जो एक्सप्रेशन है हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं m.RT नेचुरल लॉग P2/P1। m डॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, दैट कम्स आउट 1.226 किलोग्राम पर मिनट। तो पर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड कर रहे हैं। फर्दर जो r की वैल्यू है वो है 287 या 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन।
टी की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री सी है, 288 केल्विन बन जाएगा, और नेचुरल लॉग 7/1.013, ठीक है। ये 287.287 इस वजह से लिखा गया है कि ये रिजल्ट जो है अगर आप देखें तो ये किलोवाट में लिखा गया है, तो ये ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 1000 वो फैक्टर इसमें शामिल हो गया, ठीक है। या इसकी वैल्यू जो है वो 0.2 जब आप लिखते हैं 0.287 तो दिस बिकम्स 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम पर किलोवाट, ठीक है, जो आर की वैल्यू है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इंडिकेटेड पावर जो हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 4.238 जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है। तो बेस्ड ऑन दैट फॉर दिस वी हैव isothermal power 3.265 while the indicated power is 4.238. So based on this the isothermal efficiency is 77%, ठीक है। अब थोड़ा सा जो कंप्रेशन है उसकी अगर हम थोड़ा सा डिटेल देखें तो आइसोथर्मल हो सकता है, पॉलीट्रोपिक हो सकता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो सकता है। वहाँ पे पीवी डायग्राम के ऊपर शो था, अब ये टीएस डायग्राम के ऊपर शोड है। सो 1 to 2 डैश देखें, दिस इज द आइसोथर्मल कंप्रेशन, टीएस डायग्राम के ऊपर ये शोन है। 1 to 2 ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज पॉलीट्रोपिक, फॉर पॉलीट्रोपिक। 1 to 2 डैश आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक में हम कहते हैं कि उसमें एंट्रोपी जो है रिमेन्स कांस्टेंट। सो 1 to 2 डैश 2 डबल डैश is the isentropic compression. Isothermal is from 1 to 2 dash and polytropic is in between them 1 to 2, ठीक है। So this is the isothermal, polytropic and isentropic compression on TS diagram. Thanks for watching. Please like and comment on my videos. Also subscribe my channel to get new videos.